तो बंगाल में बवाल लगातार जारी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब ये बवाल जो है वो जय श्री राम के नारे को लेकर हो गया है। हमने देखा था 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कि जब भी वहां पर अमित शाह या फिर कोई भी बीजेपी का लीडर वहां पर रैली, रोड शो जिन्होंने भी किए, उन्होंने जय श्री राम के नारे बाकायदा तौर पर लगाए और इसमें यह कहा कि देखिए हम जय श्री राम को यहां पर बंगाल में लेकर आ गए हैं। अभी ममता बनर्जी जा रही थी अपने काफिले के साथ, वहां पर बीजेपी के जो कारकुनान थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। वो गाड़ी से उतरी, उन्होंने उनको रोका, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और लग ये रहा है कि आगे आने वाले वक्त में माहौल बंगाल का ऐसा ही रहने वाला है। मेरे साथ से बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, बंगाल अस्मिता या फिर बंगाली मानुष, वहां की जो ट्रेडिशन है, क्या वो सब आपको अच्छे नहीं लगते हैं? वो सब आपको सूट नहीं करते हैं क्या? नहीं, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना है। वहाँ की सभ्यता पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे दुनिया में लोग उसको जानते हैं। लेकिन वहाँ की अगर मुख्यमंत्री उसको खत्म करने को में लग गई हैं तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ मुझे तो लगता है कि प्रेयर किया जा सकता है। नहीं, ऐसा तो है नहीं। एक बात ताली बज रही है, आप मुझे बताइए। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप भी तो उसमें बराबर हिस्सेदार हैं ना। एक बात बताइए, आप अजीज सलाम की सहाफी हैं, मैं आपको कोई बात कह देता हूं जो आप, मुझे लगता है कि आप मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे, आपको बुरा लगेगा, तो आप इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठी हुई हैं जिसका आपको पूरा डेकोरम मेंटेन करना है। आपको पूरे इस चैनल को देखने के बाद ही, पूरे समझने के बाद ही आपको मेरे एक्शन पे रिएक्शन देना चाहिए। वो तो पूरी रियासत की मालिक है इस वक्त और लोगों से चुनी हुई है। उसके बाद और कैसे चुनी गई ये भी उन्होंने देखा है, समझा है। स्टूडेंट विंग से राजनीति कर रही हैं आप, जो लोग छात्र विंग से राजनीति करते हुए आ रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं जो चुने हुए आपकी पार्टी के एमएलए, एमपीज, आपकी पार्टी के चुने हुए चीफ मिनिस्टर, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तब उनको लेकर बात क्यों नहीं की जाती है? जब वो अलग अलग तरह के इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, बांटने वाली सियासत करते हैं, तब उसको लेकर बात क्यों नहीं की जाती है? बिलीव करें कि हम जब भी कोई बयान इस तरीके से आता है तो जो लोग अथॉराइज्ड हैं, जिनको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सुन रहा है, उनके बयान को भी आप देखिए। चाहे वजीर आजम, प्रधानमंत्री साहब ने देखिए लिंचिंग के लिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, सुनिए मेरी बात, आज की बात है, गुजरात में एक लेडी पानी की शिकायत लेकर पहुंची थी और किस तरह से बीजेपी के लीडर ने ही उसे लातों से, चांटों से मारा है। एमएलए है वो। देखिए, बिल्कुल, मैं एक चीज और आपको बता दूं, मैं इस बात को खंडन करता हूं कि एक महिला को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन आप उसको एक महिला, सुन लीजिए, मैं आपको एक महिला, जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम सबकी उसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन जो महिला जिनके साथ ये व्यवहार हुआ है वो एक पार्टी की नेता है। पहले वो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पति ने आके उनको थप्पड़ पीछे से मारा, ये वीडियो दिख रहा है। मैं उसको नहीं, मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं ये सच आपको, देखिए, आपने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, तो मैं इस पे, अच्छा, उसके बाद भी पार्टी ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, उनको आज शाम में बुलाया, तलब किया गया है शाम में उनके साथ। देखिए, पार्टी हमेशा जो संगठन है वो इंसाफ करता है। और मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है सिर्फ कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी आप बता रहे हैं। अगर आप टीएमसी वालों के पास जाएंगे और आप अपने मुद्दे उठाएंगे तो उनके पास भी अपनी तरह की कहानी होगी। नहीं, मैं टीएमसी पे आना चाहता हूँ, टीएमसी पे आना चाहता हूँ। आप 2 साल पहले टीएमसी के गुंडों ने ये शुरुआत करी थी, जब उस वक्त के वहां के पार्टी के अध्यक्ष, वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पूरे बड़े सगीर की बात करें तो वो सुन लीजिए, जिस तरीके से वो मार रहे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ के जो नेता है, वो पूरा वीडियो तमाम जगहों पे, तमाम चैनल ने बार बार दिखाया है। शुरुआत हमेशा से टीएमसी ने किया क्योंकि टीएमसी को यह डर था। उनकी राजनीति, जिस तरीके से उन्होंने वामपंथियों को वहां से खत्म किया, पहले उन्होंने वामपंथियों को एकदम बिल्कुल लुप्त कागार पे खत्म करके रख दिया। वो चाह रही थी, हमेशा के लिए बनी रहेंगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका ज्यादा दिन तक आप नहीं चल सकते हैं अगर आप तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। आपको विकास की राजनीति करनी होगी, आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ये हम बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है विकास? ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने किया है, हम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2019 में जो 126 योजनाएं दी उसको पूरा करा है। और आप समझ सकती हैं कि अगर 22 लाख नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो सरकार और संगठन दोनों इसमें बहुत
गंभीर तरीके से सोच रही है कि कैसे बेरोजगारी को खत्म किया जाए। अगर आंकड़ा कल परसों से जो मीडिया दिखा रहा है उसमें भी हाँ सरकारी आंकड़ा देखिए हर बारी आता है, सरकारी आंकड़ा दिखाया जाता है, लेकिन सरकार देखिए कि पहले दिन से एक्शन में जिस तरीके से सरकार ने जो शहीद हुए जवान उनके बेटियों के लिए जो वजीफा दिया गया, पहला दिन दूसरे टेन्योर के पहले दिन के एक्शन की बात कर और को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और देखिए पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद जो पहली कैबिनेट कमेटी में पहला साइन जो होता है वो होता है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 के वजीफे की बात। तो ये जो प्रतिबद्ध है, जो कटिबद्ध है सरकार, जो वायदा किया है जनमानस के साथ, 1.25 अरब जनमानस के साथ, उसको वो निभाएगी, वो करेगी पूरा, वो करेगी पूरा। देखिए किस तरह से पूरा किया गया। आप ये जनमानस ने अगर नहीं पूरा किया होता तो 17 राज्यों में 50% से ज्यादा और बचे हुए राज्यों में 45% से 55% वोट मिला है। नहीं, आपको इस पर वोट नहीं मिला। देखिए ना, किसानों ने वोट किया है, रोजगार नौजवानों ने वोट किया है जो, और मैं इसमें एक चीज और आपको जोड़ दूं कि जो 9 करोड़ नया मतदाता था उसका सबसे ज्यादा जो वोटों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने काम को समझा है। आपने अब सारे काम किए हैं, 303 सीटें आपको मिली हैं, अब आपने सारे काम किए हैं। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि सिर्फ बंगाल का एग्जाम्पल यहां लेकर क्या पूरे मुल्क को छोड़ दिया जाए? क्योंकि अगर यही चीज कहीं और की जाती है, बीजेपी की तरफ से की जाती है, तो इसका कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। यही बात बंगाल में होती है तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है ये एक तरफा हो रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 लोग लड़ रहे हो और सिर्फ एक तरफ से सारे हमले हो रहे हो? नहीं, देखिए, बात भड़काने की जो प्रयास होती है दोनों तरफ से, मेरे समझ से हो रही है। एक तरफ से सिर्फ एक तरफ का एनालिसिस करना वो सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी के जो जैसे 50 से 60 जो वर्कर की हत्या हुई है, और कहीं ना कहीं टीएमसी के जो वर्कर हैं, मैं शुरू में ही कहा जो टीएमसी के जो वर्कर हैं, एक जो वहाँ मतलब गैंग का जो पहले जो लेफ्ट का जो सरकार थी, और जो कार्यकर्ता, जैसे आप टीएमसी के लोकल कार्यकर्ता हैं तो अपने आप में उस एरिया के आप बाहुबली हैं, तो उसी प्रकार का जो राजनीति जो लेफ्ट करती थी वही राजनीति टीएमसी कर रही है। और जैसे जैसे बीजेपी वहाँ स्पेस बना रही है तो ममता बनर्जी अपने एग्रेसिव राजनीति के लिए जानी जाती है। सही इन्होंने फरमाया है कि छात्र राजनीति से आई है वो, फिर यूथ कांग्रेस में आई, और यूथ कांग्रेस में रहते ही वहाँ के जो टीएमसी के सबसे बड़े लेफ्ट के सबसे बड़े जो नेता थे सोमनाथ चटर्जी जो थे लोकसभा अध्यक्ष साहब, उनको ममता बनर्जी ने चुनाव हराया था। तो ममता बनर्जी की जो राजनीति शुरू से रही है एक एग्रेसिव आक्रामकता की रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी कार से उतरकर यदि कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो अपने वो उसका अपना इशू है कि भाई वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो कुछ भी बोले। और कार से उतर के आप मुख्यमंत्री, एक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां से 42 सांसद आते हैं, और आप इस प्रकार के रिएक्ट करती है जैसे एक गली कुची का एक जो स्टूडेंट होता है या ये एक युवा होता है वो रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी का भी अप्रोच है पॉलिटिक्स का वो भी एक निगेटिव है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में फंसती जा रही है। और आपको मैं कहूं ये 2021 तक चलेगा जब तक विधानसभा चुनाव नहीं आ जाते हैं। और बीजेपी बंगाल पे काफी फोकस करने जा रही है। और पश्चिम बंगाल को मैं कह रहा हूं जो नए अध्यक्ष आएंगे, शायद जेपी नड्डा साहब नए अध्यक्ष होंगे बीजेपी के, तो उनको ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी कि बंगाल में कैसे भी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकें, और इसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक देंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली से ही काफी संघ के नेता आज से 6 महीना चुनाव से पहले वहां गए थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बंगाल को एक बड़ा प्रश्न बना लिया है कि कैसे ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ फेंके। जाहिर सी बात है, और दोनों के लिए वो अपनी सियासत को बचाना चाहती है ममता बनर्जी। जाहिर सी बात है उनके पास ये एक ही स्टेट है और बीजेपी किसी भी हालत में वो स्टेट भी ममता बनर्जी से लेना चाहती है। मोनिका, इसके पीछे की आप वजह क्या देखती हैं? क्योंकि ममता बनर्जी का समझा जा सकता है उनके पास एक ही स्टेट है, लेकिन बीजेपी ने, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी जिस तरह से टक्कर दे रही है उसने भी अपने लिए एक ईगो का मसला बना लिया है? देखिए बुशरा, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, आप बंगाली भाषा के लिए बात कर रही थी। एक इंसिडेंट मैं आप ही के माध्यम से यहाँ पर रखना चाहूंगी। पिछले साल इस्लामपुर में
एक स्कूल में 2 स्टूडेंट्स की गोली मारकर हत्या ही मैं बोलूंगी, पुलिस फायरिंग में आप इनोसेंट स्टूडेंट्स पे फायरिंग कर रहे हो, वो हत्या ही है। तो ऐसा एक इंसिडेंट सामने आता है। अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके स्कूल में बंगाली भाषा के टीचर की आवश्यकता थी। 2 साल से स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें आश्वासन देता है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट से इस बार एक बंगाली भाषा टीचर ही आएगा आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन लास्टली भी अपॉइंटमेंट एक उर्दू स्पीकिंग टीचर का किया जाता है, जबकि उस पूरे स्कूल में कोई भी स्टूडेंट उर्दू स्पीकिंग नहीं था। जब वो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर पुलिस फायरिंग की जाती है और 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। तो बंगाली भाषा का हवाला अगर ममता बनर्जी दे रही हैं, तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बंगाली भाषा के टीचर प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, उन पर भी उर्दू टीचर को इंपोज किया जा रहा है। तो ऐसे में आप बंगाली भाषा को और बंगाली अस्मिता को कितना ध्यान में रखती है वो तो समझ में आता है। दूसरी बात, अगर हम कहें ममता बनर्जी की, तो वंडर कि अगर आप इस तरह से कह रही हैं कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, एक इंसिडेंट को लेकर आप पूरे बंगाल की बात कर रही हैं, मुझे बताइए अगर ऐसा होता कि ना वो बंगाली मानुष की बात करती, ना अस्मिता की बात करती, ना वहाँ की भाषा की बात करती, ना वहाँ के लोगों की बात करती है, ना वहाँ के ना वहाँ के डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो बंगाल के लोगों को आखिर हुआ क्या है? बार बार चुन के भेजते क्यों है ममता बनर्जी? उसका भी मैं कारण आपको बता देती हूँ। जब ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में आई थी तो नो डाउट उन्होंने यही अपना एजेंडा लिया था। उन्होंने बंगाली भाषा की बात करी, बंगाली अस्मिता की बात करी, और उस पर उन्होंने वही उनका एक एजेंडा रहा है जिस पर वो लगातार चुनाव जीतती आई है। पर ये बात बुशरा, मैं लास्ट ईयर के इंसिडेंट को कोट कर रही हूँ, वो नो डाउट उन्होंने बंगाली भाषा और बंगाली अस्मिता का हवाला देकर वो आज तक आई हैं, जीतती आई हैं। लेकिन ये लास्ट ईयर का इंसिडेंट है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल किलिंग्स जितनी पिछले 1 साल में वेस्ट बंगाल में हुई है, उसका डाटा किसी भी दूसरे प्रदेश का नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, पूरे देश भर में है। लेकिन हिंसा तो एक ही प्रदेश में हो रही है ना, इसका मतलब वहां पे जो तीसरी पार्टी है उसका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो हिंसा में है कि एक ही जगह पर सारी हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी इस टाइम पर बंगाल में अपने होल्ड को लेकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है कि इस टाइम पर वो कुछ भी कर सकती हैं, मतलब वो कुछ भी करें। जो वो कर रही हैं, आप भी मानेंगे, किसी भी तरीके से उनको शोभा नहीं देता है जो भी हरकतें वहां पर हो रही हैं। जिस तरीके से पूरे इलेक्शन में टीएमसी के लोगों ने गुंडागर्दी करी, जितना भी पॉलिटिकल वायलेंस वहां पे हुआ है, जितनी भी हिंसा हुई है, हम सभी के सामने है। जब वहां पर पंचायती चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत सारे केसेस आए थे, यहां तक कि ये केस भी आया था कि एक प्रेग्नेंट महिला पर भी अटैक किया जाता है तृणमूल के गुंडों द्वारा। तो ऐसे में दिखता है कि ममता बनर्जी उस प्रदेश से अपनी सत्ता को खोता हुआ देखकर कितनी ज्यादा बौखला गई। मेन चिंता जो ममता बनर्जी का है कि जो लेफ्ट वोट राइट हो गई ना, लेफ्ट का जितना जो जनाधार था, अब लेफ्ट का आप पिछले लोकसभा चुनाव का आप देखेंगे 24-25% के आसपास लेफ्ट का वोट था, और लेफ्ट का वोट बिल्कुल राइट हो गया है। तो जो राइट हुआ है, इससे ममता बनर्जी बहुत चिंतित है। दूसरा, ममता बनर्जी की पूरे पॉलिटिकल कैरियर को आप देखेंगे बहुत तुनक मिजाजी रही हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि पार्लियामेंट में रामविलास जी से किसी बात को लेके ममता बनर्जी का बहस हो जाता है। ममता बनर्जी इतनी गुस्सा हो जाती हैं कि उनके हाथ में जो पेपर का पुलिंदा होता है उसको लेके फेंक के मारती हैं रामविलास जी को। तो अपनी राजनीतिक कैरियर में काफी तुनुक मिजाजी रही हैं। और एक बात तो सही है, देखिए बीजेपी भी राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ममता जी रिएक्ट कर रही हैं, आप गली से जा रही हैं और कोई जय श्री राम का नारा लगा दिया और आप गाड़ी से उतर के जिस प्रकार से रिएक्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव राजनीति का ही परिणाम है कि बीजेपी वहां 18 सीट जीत के आई है और 40% वोट। क्या आपको लगता है कितने साल हो गए, अब एंटी इनकम्बेंसी भी है और ऑप्शन के तौर पर बीजेपी लोगों को वहां नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां कोई मेहनत की नहीं है, लेफ्ट ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि किसी तरह से उनका जैसे कोई बंगाल से वास्ता ही रहा है, लगभग तमाम स्टेट से वो सिमटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। एक समय आप देखिए लेफ्ट के पास बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी जैसे नेता हुआ करते थे, और आप देखिए कि जो लेफ्ट के जो मेन शीर्ष लीडर हैं, एसी में बैठने वाले हैं, सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत को देख लीजिए, बृंदा कारत को देख लीजिए। कभी आपको नहीं लगा होगा कि दिल्ली में प्रकाश कारत कभी रोड पे या कभी भूख हड़ताल पे बैठे हो या कोई जन आंदोलन को लीड किया हो। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट का जो राजनीतिक अप्रोच था वो कहीं ना कहीं जो अब नहीं दिख रही है। और आप देखेंगे कि लेफ्ट इतनी बड़ी जो बंगाल की इतनी बड़ी पार्टी थी वो एक भी साल से जीत के नहीं आ पाती है। और दूसरा जो मेन विपक्षी जो कांग्रेस है उनका भी वोट शेयर 5% के आसपास रह गई है, मात्र 2 सीट लेके आए। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो स्पेस बना रही है उसी का ये पूरा
रिएक्शन है कि ममता जो है, लेकिन हम ये देखें ऋषि जी के, हम अगर बंगाल की बात करते हैं, हर स्टेट की अपनी तरह की सियासत है, अपनी तरह से हर स्टेट जो है रिएक्ट करता है। लेकिन बंगाल में हमने देखा है कि वहां पर ये माना जाता है कि सोशलिस्ट लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं, वहां पर आर्ट, कल्चर, इस सब का, लिटरेचर, इस सब का बहुत ज्यादा हो रहा है और इस तरह से बहुत रिच भी है। और वो अपने सब नेशनलिज्म को लेकर, यानी कि जो स्टेटहुड को लेकर बहुत ज्यादा वहां के लोग कंसर्न है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी जिस तरह की सियासत के लिए मशहूर है और जानी जाती है, उस तरह की सियासत वहां होती हुई नजर आ रही है। लगे रहा है बंगाल में मजहब के नाम पर, जय श्री राम के नारे के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर बढ़ रहा है। ये देश की चिंता का सबब है कि अब हमारे देश में यदि धर्म के नाम पर राजनीति होगा, लोग बटेंगे, तो जो महात्मा गांधी जी के टाइम में, जो हमारे देश की आज़ादी के टाइम में भारत पाकिस्तान हुआ था, तो धर्म के नाम पे ही हुआ था। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो चिंता का, लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत चिंता का सबब है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पे, अब वर्क जो मेन जो इश्यूज हैं, जब आप देखिए सबसे बड़ा इशू, मैं आज भी लिखते हैं कई चैनलों में बातचीत नहीं होती, पानी का इशू है। आप बहुत जगह चले जाइए, पानी पीने को नहीं मिलता है। बंगाल में ही कैसे बहुत से एरिया हैं जहाँ स्कूल नहीं है, आप बच्चे को सही से एजुकेशन नहीं दे पाइएगा। महाराष्ट्र का देख लीजिए, राजस्थान में जैसलमेर में एक गाली बन गई है। आप जैसे कोई सरकारी कर्मचारी आप हैं, तो आपको कोई गाली देगा तो कहेगा कि मैं जैसलमेर ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब तुमको पानी पीने को नसीब नहीं होगा। तो ये हालात हैं। तो मेन जो पब्लिक बेस्ड इशू है उन पे बात होना चाहिए। तभी हम कह रहे हैं कि चाइना इतना आगे हो गई, जापान इतने आगे हो गया, और हम आज भी हम जो है उनको काउंटर नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो इश्यूज हैं जिसपे हमारी पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाते हैं, फायदा तब उठाते हैं जब हम बंटते हैं, जनता बंटती है। तो मैं सबसे पहले नेताओं से ज्यादा मैं अपने आप को पॉलिटिकल आम लोगों को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं। जाहिर सी बात है। लेकिन यासिर साहब, आप ये देखें कि हमने देखा ना तो 2019 के जब लोकसभा इंतखाबात हुए, जब आपको 18 सीटें बंगाल से मिली हैं, और ना अब जबकि आप असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, जय श्री राम का नारा वहां पर लगता है, नहीं लगता है? क्या वहां के लोगों को इससे नौकरी मिलेगी? क्या वहां के लोगों को इससे डेवलपमेंट मिलेगा? क्या वहां इंडस्ट्रीज लगेंगी? आप ये देखिए, लेफ्ट से लोग इसीलिए वहां परेशान हो गए थे कि वहां पर ना इंडस्ट्रीज थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, एक तरह की जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स थी वो देखने को वहां पर मिल रही थी लोगों को, और उससे परेशान होकर उन्होंने टीएमसी को चुना था। लेकिन अब फिर से लगा ऐसा रहा है कि बंगाल पूरा सर्कल घूम के फिर आके वहीं खड़ा हो गया है। नहीं, देखिए, आपने शायद भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है 2019 के लिए वो देखा नहीं है। उसमें सारी चीज़ों को बहुत बखूबी तौर पे क्रमबद्ध तरीके से उसमें दिया गया है और उस पर काम होगा। पिछली बार भी 2014 से 2019 में हुआ था। और मैं आपको बताऊं, देखिए, आप जब ग्राउंड रियलिटी में थोड़ी सी और रिसर्च करिए, आप अपने टीम को कहिए कि वहाँ जाएँ और करें, क्योंकि वहाँ पर मुर्शिदाबाद का इलाका है, वहाँ पश्चिम सिंहभूम है, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। आप वहाँ जाके जब देखेंगी क्यों हालत खराब हो रही है। अभी हमारे जो सहाफी मित्र ने एक बात कही कि वहाँ के जो टीएमसी के छोटे लेवल के, मंडल लेवल के जो लीडर हैं, वो जो वहाँ के सबसे बड़े बाहुबली हैं, वो आपको वहाँ एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलने नहीं देते जब तक आप उनको उनकी रंगदारी टैक्स ना दे दीजिए। वहाँ का लोकल एक लैंग्वेज है, रंगदारी टैक्स मांगते हैं। आप घर बनाएंगे तो उनको पैसा देना होगा, आप दुकान खोलेंगे तो उनको पैसा देना होगा। आप बिलीव करें कि अगर आप शादी के कार्यक्रम कर रहे हैं, आप किसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, तब भी उनके गुंडे आके पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम में अगर आप कर रहे हो और अगर आप उनके लाइक माइंड नहीं हो तो आपको उन्हें रंगदारी देना होगा। तो खुद ममता बनर्जी ने अपने जो छोटे लीडर्स हैं उनके ऊपर से उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है, वो बेहद उनसे अलग जा चुके हैं। लोगों की जो नाराजगी है, आम जन ने, देखिए, किसी ने माहौल ऐसे नहीं तैयार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 5 साल से एक आदमी, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच के उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी हुई। उनके साथ आप कम समझ रही है कि 56 लोगों की हत्या हुई है, और वो भी वो हमारे संगठन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे थे, पढ़े लिखे थे, उनकी पूरी फैमिली, उनके माँ बाप, किसी के बच्चे को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया। आप समझ सकती हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा। उसका ये रिएक्शन
है कि 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है, लोगों में नाराजगी है। कोलकाता के जो शहरी इलाके हैं उसमें लोगों के अंदर नाराजगी है। आप गांव के इलाके में देखिए, ये क्यों इतनी बौखलाहट है? एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के अंदर इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो राजनीति का तरीका मालूम है कि राजनीति में आज मैं हूं, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से उनका एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रही हैं, ये लोगों को दिख रहा है। और ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा खतरनाक काला धब्बा जिसे कहा जाएगा इतिहास में, जो काम अभी ये कर रही हैं। और इनको अभी भी चाहिए, अभी आज जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक संदेश दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें कि वो उनके जो दिमाग फिर गए वो अपने आप को ठीक करें, अपने संगठन पे मजबूती से रखें, क्योंकि लोकतंत्र में सबका हक है। वो आने वाले विधानसभा की तैयारी करें।